दोस्तों हाल ही में मैंने ऑपरेशन रावण नाम की क्राइम थ्रिलर मूवी देखी है जो कि 2024 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है वेंकट सत्याजी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 8.9 आउट ऑफ 10। आप इस फिल्म को आहा प्लेटफॉर्म पर देख सकते हो। इस कहानी में शादी के एक दिन पहले ही लड़कियों की मौत होने लगती है। ये जो भी किलर है वो हर बार पुलिस के चंगुल से भागने में कामयाब हो जाता है। पुलिस उसे पकड़ ही नहीं पा रही थी। तो दोस्तों ये किलर और कितनी लड़कियों की जान लेगा और क्या पुलिस कभी इसे पकड़ पाएगी, ये देखने के लिए आपको आज की कहानी देखनी होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हम कुछ तांत्रिक बाबाओं को देखते हैं जो कि हवन करते हुए मंत्र पढ़ रहे थे। उसके अगले ही पल हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि शादी के जोड़े में थी। लेकिन दोस्तों वो अपनी शादी में नहीं है बल्कि उसे किसी ने यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। वो उस लड़की को यहाँ पर जबरदस्ती चेस खेलने के लिए कहता है। फिर कुछ देर बाद वो चेस को रोककर अपना कुछ काम करने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि उस लड़की के पैर को जंजीरों से बांध दिया गया था, इसलिए ये बेचारी यहाँ से भाग नहीं सकती। दूसरी ओर हम उसके पास किसी डरावनी एंटिटी को देखते हैं जो कि उस लड़के से कह रही होती है कि इस लड़की को मार दो, इस लड़की को छोड़ना मत। जिसके बाद ये लड़का अपने हाथ में बड़ी सी नाइफ लेकर उस लड़की की तरफ बढ़ता है और कहता है कि आज के बाद तुम बस मेरी होने वाली हो। मैं तुम्हें दर्द पहुंचाना नहीं चाहता लेकिन क्या करूं, मुझे सब कुछ करना पड़ता है। और ये नजारा देखकर हम समझ पाते हैं कि यहाँ पर कोई धोखाधड़ी का मामला है। ये लड़का उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है और बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की पर बहुत ही बेरहमी से हमला करके उसे जान से ही मार देता है। उसके बाद वो उस लड़की की बॉडी को एक पॉलीथीन बैग में डाल देता है और ये खतरनाक सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब उसके अगले सीन में हम आनंद नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि TV45 नाम की मीडिया चैनल में अपने जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आया है। उसी दौरान हम उस चैनल की सीनियर राइटर आमिनी को देखते हैं जो अपने एडिटर के पास एक लेटेस्ट न्यूज लेकर जाती है। हाल ही में आमिनी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था जिसके जरिए उसने अपने एरिया के मिनिस्टर के इलीगल बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर ली थी। वो उस मिनिस्टर के ऊपर एक प्रॉपर एक्सपोज न्यूज बनाना चाहती है जिससे कि सभी लोगों को उस मिनिस्टर के काले धंधे के बारे में पता चल सके। लेकिन दोस्तों बिजनेस जितना भी काला हो उसे कर तो रहा था मिनिस्टर, इसलिए अचानक इतने बड़े और खतरनाक आदमी के खिलाफ जाना कंपनी के लिए भारी पड़ सकता है। यही सोचकर एडिटर आमिनी से कहता है कि देखो आमिनी, मैं अपने CEO से इस न्यूज के बारे में बात करता हूँ और अगर CEO मान गए तो तुम इस न्यूज को पब्लिक कर सकती हो। तो उसके बाद एडिटर CEO के पास जाकर इसके बारे में बताता है और दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये CEO मिनिस्टर का बहुत अच्छा दोस्त है, तो जाहिर सी बात है कि मिनिस्टर के खिलाफ वो नहीं जाएगा। कंपनी का CEO एडिटर से कहता है कि फिलहाल तुम आमिनी को इस केस के ऊपर काम करने के लिए बिल्कुल भी मना कर दो और उसे कोई दूसरा प्रोजेक्ट दे दो। बस तब तक मैं खुद ही आमिनी से बात करूंगा और इस मैटर को सॉल्व कर दूंगा। साथ ही CEO एडिटर से कहता है कि तुम आमिनी के साथ एक आदमी को रखो जो हमें हर वक्त बताता रहेगा कि आमिनी क्या कर रही है, क्योंकि CEO को डर था कि आमिनी कहीं अपनी तरफ से उस न्यूज को पब्लिक न कर दे। उसके बाद यहाँ पर एडिटर आनंद का इंटरव्यू लेता है और उसके क्वालिफिकेशन को देखकर वो उसे जॉब पर रख लेता है, जहाँ पर आनंद को जूनियर राइटर के तौर पर जॉब मिल जाती है और उसे आमिनी के साथ एक जूनियर राइटर बनकर काम करना था। यहाँ आमिनी को ये बात समझ में नहीं आती कि उन लोगों ने अचानक से उसे जूनियर राइटर क्यों दे दिया। तो जैसा कि हमें पता है कि एडिटर ने ऐसा क्यों किया ताकि वह आनंद के जरिए आमिनी के कामों पर नजर रख सके। अब दोस्तों उसके अगले दिन हम देखते हैं आमिनी को CEO मिलने के लिए बुलाता है और वो उसे मिनिस्टर के एक्सपोज ऑपरेशन वाली न्यूज को रोककर किसी दूसरे मर्डर वाली न्यूज पर काम करने के लिए कहता है और ये भी ऑर्डर देता है कि तुम मिनिस्टर वाली न्यूज को छोड़कर बाकी की न्यूज पर ध्यान दो। यहाँ पर मर्डर वाली न्यूज है, लापता लोगों की न्यूज है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो। अब इस वजह से आमिनी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसे मिनिस्टर के बुरे कामों को जो एक्सपोज करना था लेकिन वो वैसा कर नहीं पा रही थी। वैसे ही दोस्तों इसी दौरान CEO आमिनी से मिनिस्टर को एक्सपोज की जाने वाली फाइल भी लेने की कोशिश करता है लेकिन आमिनी उसे वो फाइल नहीं देती। तो वही दूसरी तरफ हम उस मिनिस्टर को देखते हैं जो एक IAS ऑफिसर को लगभग मारने ही वाला था क्योंकि वो मिनिस्टर के खिलाफ गया था। इसलिए अब यहाँ पर वो ऑफिसर अपनी जान बचाने के लिए बहुत ज्यादा मिन्नतें करने लगता है और लगता है उस मिनिस्टर को थोड़ी सी दया आने की वजह से वो उसे धमका कर छोड़ देते हैं। यानी कि दोस्तों जैसा CEO और एडिटर ने सोचा था मिनिस्टर तो उससे भी ज्यादा खतरनाक निकला। खैर अब उसके कुछ ही दिनों के बाद जंगल के पास एक लड़की की डेड बॉडी मिलती है और ये न्यूज मिलते ही पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये डेड बॉडी उसी लड़की की है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, जिसे उस लड़के ने मार डाला था। उसके बाद ऑफिसर जीविता नाम की एक औरत को वहाँ पर बुलाते हैं
ये सोचकर कि शायद ये लड़की जीविता की बेटी होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जीविता ने अपनी बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी। लेकिन अब यहाँ पर जीविता उस बॉडी को देखकर कहती है कि नहीं, ये लड़की मेरी बेटी नहीं है। यानी कि अगर ये जीविता की बेटी नहीं है, इसका मतलब ये है कि अभी भी उसकी बेटी मिसिंग है। उसके बाद पुलिस वाले हर एक छोटे मोटे गुंडे को पकड़कर उनसे पूछताछ करने लगते हैं। उनके अच्छे से खातिरदारी करते हैं, मार पीट कर धुलाई करते हैं। उन सभी लोगों से पूछते हैं कि इस लड़की को किसने मारा। तो इसे छानबीन के दौरान उन्हें पता चलता है कि कुछ दिन पहले ही एक लड़की का मर्डर हुआ था और वो मर्डर चंदू नाम के एक लफंगे ने किया था। उसके बाद ऑफिसर चंदू को पकड़कर पुलिस स्टेशन लाते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारने पीटने पर चंदू यहाँ पर कबूल करता है कि जी हाँ सर, मैंने उस लड़की को मारा है। उस लड़की को मैंने मारकर उसके डेड बॉडी को फेंक दिया था। तो उसके अगले सीन में ऑफिसर्स मीडिया को बुलाकर उनके सामने बताते हैं कि जिस लड़की की डेड बॉडी हमें मिली थी उसका मर्डर हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर ये न्यूज आनंद भी देख रही होती है और उसे ये न्यूज सही नहीं लगती, क्योंकि ना ही चंदू के फिंगरप्रिंट्स मर्डर वाली जगह से मिल रहे हैं और ना ही उसके खिलाफ कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट बनाई गई है। बस चंदू ने कबूल कर लिया कि उसने मर्डर किया है, तो ऑफिसर्स ने यह बात पकड़कर उसे ही गुनहगार साबित कर लिया। ऐसा भी तो हो सकता है कि चंदू ने बहुत ज्यादा मार खाने की वजह से उसने झूठ बोल दिया हो और असली मर्डरर कोई और ही हो। दरअसल यहाँ पर ऑफिसर्स अपना काम जल्दी से निपटा कर इस केस को क्लोज करना चाहते थे और उन लोगों ने चंदू को मर्डर बना दिया बस। उसी तरह से ये बात आनंद को भी खटकने लगती है और वो आमिनी को भी इसी के बारे में बताता है। आमिनी भी उसे कहती है कि हाँ, मुझे भी इस मामले में कुछ गड़बड़ लग रही है, उस लड़की का मर्डर कोई और भी हो सकता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि आनंद और आमिनी हर एक उस लड़की के घर वालों के पास जाकर उनसे बातचीत करके कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। मतलब कि हाल ही में जिन लड़कियों के मर्डर हुए थे उनके घर पर जाकर उन लोगों के साथ बात करने पर इन दोनों को ये पता चलता है कि इन सभी लड़कियों के मर्डर्स उनकी शादी के एक दिन पहले ही हुए थे, जो कि दोस्तों कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। इसी के साथ वो किलर सभी लड़कियों के हाथ काट रहा है और उनके साथ चेस के पीसेस भी रखता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि चाहे वो कुछ क्लू देना चाहता हो। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद आनंद और आमिनी उस जीविता नाम की महिला के घर पर आते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जीविता की बेटी इंदु भी शादी के 2 दिन पहले ही गायब हो गई थी। ऑफिसर्स ने तो इंदु की मिसिंग रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई और अब जीविता जब भी कहीं पर भी मर्डर होता है तो वो उसे देखने के लिए चली जाती है, यही सोचकर कि कहीं वो उसकी बेटी तो नहीं है। तो यहाँ पर आनंद और आमिनी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि पुलिस अपना काम अच्छे से क्यों नहीं कर रही है। अब उसी रात हम देखते हैं कि आमिनी के घर पर कोई अनजान आदमी घुसने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से आमिनी सिर्फ उस आदमी के हाथों पर बना हुआ सांप का टैटू ही देख पाती है। अगले दिन आमिनी यही बात आनंद को बताती है कि कल रात उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ। और दोस्तों कोइंसिडेंटली जब ये दोनों शाम को कहीं पर जा रहे थे तो उन्हें एक कार में ठीक वैसा ही आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ पर वही सेम ही टैटू था। आमिनी ये बात आनंद को बताती है और आनंद भी उस आदमी को फॉलो करने लगता है। तो कुछ देर के बाद उस आदमी को आनंद के ऊपर शक होता है और फिर उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई हो जाती है, जिसमें आनंद उसको मारता पीटता है और ये जान लेता है कि इस आदमी को मिनिस्टर ने आमिनी के घर पर भेजा था ताकि उससे वो मिनिस्टर की एक्सपोज करने वाली फाइल मिल जाए। अब आनंद ये बात जानने के बाद सीधा उस मिनिस्टर के पास जाता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने अगली बार ऐसा कुछ करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने लेकर आऊंगा। साथ ही साथ दोस्तों आनंद यहाँ पर मिनिस्टर को उसकी कुछ वीडियोस भी दिखाता है, जिस वीडियो के अंदर मिनिस्टर उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कुछ गलत बातें बोल रहा था और उसके बाद मिनिस्टर को पता चल जाता है कि आनंद के पास बहुत सारे सबूत है। अब उसके अगले सीन में हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी आकर अपनी रिपोर्ट लिखवाता है कि उसकी बेटी पिछले 2 दिनों से कहीं मिसिंग है। रिपोर्ट लिखने के कुछ समय बाद अब उसी दिन शाम को पुलिस ऑफिसर्स को एक नई लड़की की डेड बॉडी मिलती है। उस बॉडी के बारे में पता लगाने पर उन्हें ये पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसके पिताजी सुबह रिपोर्ट लिखवाने के लिए आए थे। इस मर्डर में भी ये चीज कॉमन थी कि उस लड़की की शादी 2 दिन के बाद होने वाली थी और उसके डेड बॉडी के पास भी वही चेस के पीसेस मिलते हैं, यानी कि दोस्तों इसे भी उसी किलर ने मारा है। आगे उन्हें पता चलता है कि किलर ने इस लड़की को तब किडनैप किया था जब वो रात के समय में अपने वेडिंग कार्ड्स अपने दोस्तों को देकर आ रही थी और उसके 2 दिन बाद ही किलर ने उस लड़की को मार दिया। अब आमिनी को ये बात बहुत ज्यादा गलत लगती है कि ऑफिसर्स इस केस को लेकर क्या कर रहे हैं। जब ऑफिसर्स ने चंदू को किलर बनाकर पकड़ा हुआ है तो ये कौन है जो अभी भी लड़कियों को मार रहा है, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स ने गलत आदमी को पकड़ा है। अब यही बात आमिनी उस लड़की के पिताजी को अपने इंटरव्यू के लिए बुलाती है और इसके ऊपर न्यूज बनाकर किसी से भी बिना पूछे इस न्यूज को पब्लिक कर देती है। तो फिर क्या था दोस्तों, इस न्यूज को आगे उस पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर देखता है और इस न्यूज को देखते ही वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि ये न्यूज दिखाकर पुलिस की बदनामी हो रही थी। उसके बाद इंस्पेक्टर मीडिया चैनल की कंपनी में जाकर आमिनी के साथ बहस करने लगता है
और यहाँ पर वो उसे धमकाता भी है। लेकिन इतने में वहाँ पर उनका सेवा कर इंस्पेक्टर को शांत करता है और यहाँ से जाने की भी रिक्वेस्ट करता है। अब यहाँ पर एडिटर और बाकी के सभी लोग आमिनी पर गुस्सा हो जाते हैं। उसे कहते हैं कि तुमने बिना किसी को पूछे ऐसा काम क्यों किया? अरे ये कोई तुम्हारा चैनल नहीं है, बल्कि तुम यहाँ पर काम करती हो। दोस्तों उसी वक्त आनंद उन सभी लोगों को रोक लेता है और आमिनी के हक में बोलता है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। दरअसल ये जो आनंद है यही इस मीडिया हाउस का असली चेयरमैन है और वो आम एम्प्लॉय बनकर इसलिए काम कर रहा था ताकि वो जान सके कि उसकी कंपनी में क्या चल रहा है। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि आमिनी और आनंद कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। तब आनंद ने आमिनी को प्रपोज किया था, लेकिन उस वक्त आमिनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। हालांकि यहाँ पर आमिनी को ये बात पता थी कि आनंद ही इस कंपनी का असली चेयरमैन है और आमिनी आनंद के प्यार को फिर से एक्सेप्ट कर लेती है और इस तरह से उन दोनों की शादी तय हो जाती है। अब उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि आमिनी अपनी शादी का कार्ड अपने साइकियाट्रिस्ट अंकल को देने के लिए जाती है और उस वक्त वहाँ पर जीविता भी होती है। अब आमिनी जीविता को पहले से जानती थी, इसलिए वो उसे भी कार्ड दे देती है। फिर उसके बाद वो अपने फ्रेंड के साथ एक कैफे में होती है, जहाँ पर हम उस इंस्पेक्टर को भी देखते हैं जिसने कुछ दिन पहले आमिनी के साथ झगड़ा किया था। यहाँ पर भी वो इंस्पेक्टर आमिनी के ऊपर गुस्सा हो जाता है। फिर आमिनी जैसे वहाँ से चली जाती है तो वो भी उसका पीछा करते करते बेसमेंट में आ जाता है। तभी दोस्तों एक कार आमिनी के सामने आकर रुकती है। उस कार से एक मास्क वाला आदमी निकलता है और शायद यही किलर है, क्योंकि जैसे इंस्पेक्टर उस मास्क वाले आदमी के पास जाता है तो वो आदमी इंस्पेक्टर को बहुत ही बुरी तरीके से मारता पीटता है। एंड में वो उस इंस्पेक्टर के ऊपर से कार चढ़ाकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर बेचारे इंस्पेक्टर की तड़प कर मौत हो जाती है। अब इस मास्क वाले आदमी ने आमिनी को किडनैप कर लिया था और यहाँ पर अचानक हुई इंस्पेक्टर की मौत की वजह से ये न्यूज जल्द से जल्द आम लोगों तक पहुँच जाती है। और उस वक्त यहाँ पर आनंद भी अपनी आमिनी को ढूंढ रहा होता है। तभी उसे यहाँ पर आमिनी का कॉल आता है। वो उस किलर की कार के डिक्की में बंद थी, जहाँ से वो मतलब थोड़ा बाहर देख पा रही थी। उसे वहाँ पर कोई भी लैंडमार्क समझ नहीं आ रहा था जिसके बारे में वो उसे बता सके। अब आगे आनंद पुलिस ऑफिसर की मदद लेता है और किलर की कार का पीछा करता है। उसी दौरान किलर को ये बात पता चल जाती है तो वह आमिनी का फोन लेकर किसी दूसरे गाड़ी में डाल देता है और इससे होता यह है कि आनंद डिस्ट्रैक्ट होकर उस गाड़ी के पीछे चला जाता है। यहाँ कुछ दूर जाने पर किलर को आगे पुलिस की चेकिंग दिखाई देती है, जिस वजह से किलर अपनी कार को वहीं पर रोककर सोचने लगता है कि इस जगह को क्रॉस कैसे किया जाए। तभी वो वहाँ पर एक बहुत बड़े से ट्रक को देखता है, जिसके बाद वो उस ट्रक वाले से बात करता है और उस ट्रक को ले लेता है, मतलब कि अपनी कार को उस ट्रक के अंदर डाल देता है। लेकिन उसी वक्त आमिनी अपनी चूड़ियाँ और बाकी की चीजें डिक्की के बाहर रास्ते पर फेंक देती है ताकि अगर आनंद इस रास्ते से आए तो उसे उसके बारे में पता चल जाए। अब दोस्तों उसके कुछ देर बाद में आनंद वहाँ पर आ भी जाता है, पर तब तक किलर ने उस ट्रक के जरिए चेक पोस्ट को पार कर लिया था। आनंद को फिर वहाँ के लोगों से पता चलता है कि एक कार को ट्रक के अंदर डालकर ले जाया जा रहा था और उसी रास्ते पर आनंद को आमिनी की कुछ चीजें भी मिलती है, जिसके बाद वो उस ट्रक को ढूंढते हुए आगे निकल जाता है और फाइनली वो ट्रक उसे मिल भी जाता है। उसने बहुत सारी मेहनत करके इस ट्रक को पकड़ लिया था, लेकिन दोस्तों तभी वो किलर इस ट्रक का एक्सीडेंट करवा देता है, जिससे कि अब आनंद काफी ज्यादा घायल हो चुका था और इसी मौके का फायदा उठाकर किलर आमिनी को लेकर वहां से निकल जाता है। खैर अब रात के समय हम आमिनी को किलर की जगह पर देखते हैं। वो किलर यहाँ पर अपना मास्क हटाता है और फाइनली हमें पता चलता है कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि जीविता का छोटा भाई राघव है। आमिनी भी राघव को जानती थी, इसलिए वो उसे देखकर तो शॉकी हो जाती है। अब राघव यहाँ पर उसे धमकाते हुए एक लाल कलर की साड़ी देता है और उसे पहनकर आने के लिए कहता है। उसके थोड़ी देर बाद जब आमिनी उस साड़ी को पहनकर आती है तब उसे अपने जेब में एक एयर पीस मिलता है जो कि अभी ऑन था। आमिनी यहाँ पर आनंद का नाम लेती है और लकीली दोस्तों आनंद को उसकी आवाज सुनाई देती है। उसकी आवाज सुनकर वो रिस्पॉन्ड करता है और फिर राघव के बारे में वो उसे सब कुछ बता देती है कि वही किलर है और मैं किसी कंस्ट्रक्शन की जगह पर कैद हूँ। यहाँ पर आनंद राघव को ढूंढते हुए निकल पड़ता है और उसी दौरान हमें राघव का पास्ट दिखाया जाता है कि जब बचपन में राघव की माँ की मौत हो गई थी तो तब से जीविता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और एक बड़ी बहन से ज्यादा वो उसके लिए माँ थी। अब जीविता की इंदु नाम की एक बेटी थी जो राघव से 5 साल छोटी थी और राघव था उसका मामा। लेकिन राघव को इंदु से प्यार हो जाता है और वो उसके साथ शादी करने के बारे में सोचता है। उसका ये सपना आगे जाकर पूरा भी होता है क्योंकि जीविता उन दोनों की बड़े ही प्यार से शादी फिक्स करती है। लेकिन तभी यहाँ पर इंदु राघव के पास आकर कहती है कि राघव मैं किसी दूसरे लड़के से प्यार करती हूँ, इसलिए प्लीज तुम मेरी माँ को इस शादी के लिए मना कर दो, मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी। अब ये बात सुनकर राघव का तो दिल ही टूट जाता है
और वो ना चाहते हुए भी जीविता से कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकता। तो फिर क्या था, उसके बाद इंदु और उसके बॉयफ्रेंड की शादी हो जाती है, ठीक उसी से जिससे वो प्यार करती थी। लेकिन दोस्तों शादी वाली रात ही राघव पूरी तरीके से बदल गया। उस वक्त राघव अपना प्यार न मिलने की वजह से बहुत ज्यादा दुखी था। उसके अंदर अच्छाई और बुराई के बीच में जंग हो रही थी और उसके बाद वो यहाँ पर इंदु की खुशियां नहीं देख पाता, मतलब कि एकदम साफ पागल हो जाता है। और उस दिन के बाद से ही राघव एक तरह का किलर बन जाता है और उसी रात वो इंदु का मर्डर कर देता है और उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर उसकी डेड बॉडी रखती है। अब इस घटना के बाद वो एक साइको किलर बन गया, मतलब कि जहाँ पर भी शादी वाली बात चल रही थी वो वहाँ पर शादी वाली लड़कियों को मार डालता। और दोस्तों राघव यहाँ पर भी आमिनी के साथ यही करने वाला था, लेकिन तब तक उस कंस्ट्रक्शन साइट पर जीविता और आनंद पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन साइट जीविता के पास के एरिया में थी। और जब जीविता को राघव का सच पता चलता है तो उसका तो मन करता है कि वो अभी उसे खत्म कर दे। यहाँ पर आनंद आमिनी को बचा लेता है और जीविता को भी अपनी बेटी इंदु की डेड बॉडी मिल जाती है, जो कि अब इतने दिन होने के कारण लगभग सड़ी चुकी थी। यहाँ पर जीविता गुस्से में आकर एक आयरन रॉड लेकर राघव के शरीर की आर पार कर देती है, जिससे कि यहाँ पर राघव की मौत हो जाती है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।